सत्यमेव जयते अनृतम न सत्येन देवयानः पंथा वीततः। अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के सहारे भगवान को भी पाया जा सकता है। यह श्लोक मुंडक उपनिषद का है, जो आज हमारे देश का आदर्श वाक्य भी है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है। इसी के साथ आज ये शासन का भी आदर्श वाक्य है। आज ये श्लोक मैं कर्नाटक हाई कोर्ट और जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में 3 खबरों की बात करूंगा। पहली खबर है सियासत का शकुनी यानी नवाब मलिक न सिर्फ गिरफ्तार हुआ बल्कि जेल भी भेज दिया गया। उसकी पहली रात कैसे कटी और उससे जुड़ी हुई कई जानकारियों को उजागर करूंगा। दूसरी खबर भी मुंबई से ही जुड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत केस से पर्दा उठने वाला है कि यह हत्या थी आत्महत्या। और तीसरी खबर है हिजाब केस और कर्नाटक हाई कोर्ट की, जहां कोर्ट की एक टिप्पणी ने हिंदुओं की जीत का रास्ता साफ कर दिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट से। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद मामले की सुनवाई 9वें दिन हुई। दोनों तरफ से दलीलें पेश की गईं। पीयू कॉलेज की लड़कियों ने हाई कोर्ट में यह याचिका दी है, जिस पर हिजाब पहनने के पक्ष में वकील ताहिर और उनकी टीम अपना दलील रख चुकी है। अब हिजाब नहीं पहनने यानी हिजाब के विरोध में पीयू कॉलेज मैनेजमेंट अपनी दलीलें रख रहा है। हालांकि वकील ताहिर एंड टीम सवालों के जवाब और काउंटर सवाल करने के लिए कोर्ट रूम में ही है, जैसा हर केस में होता है। पीयू कॉलेज की तरफ से हिजाब के विरोध में दलील रखते हुए सीनियर एडवोकेट एस नागानंद ने दलील रखी, जिनका साथ दिया कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से सीनियर वकील साजन पुवैया ने। हिजाब का विरोध करते हुए एस नागानंद और वकील पुवैया ने कोर्ट से कहा कि हमारे कॉलेज में साल 2004 से ही ड्रेस कोड लागू है, लेकिन कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जब से ये छात्राएं प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई के संपर्क में आई, तब एक साजिश के तहत इनका ब्रेन वॉश किया गया। कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के लिए इन्हें उकसाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर बवाल किया गया और ये बवाल भी उसी सीएफआई के कहने पर किया गया। वकील नागानंद ने कहा कि सीएफआई को एक छात्र संघ माना जाता है, लेकिन यह मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो कॉलेज आकर हर रोज हंगामा करता है। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या आपके पास सीएफआई को लेकर कुछ खुफिया इनपुट्स हैं। इस पर एजी ने कहा कि उनके पास कुछ सूचनाएं हैं, जिसे वह सील पेपर में पेश करेंगे। वकील एस नागानंद ने एक याचिकाकर्ता की आधार कार्ड पर लगी तस्वीर दिखाई, जो बिना हिजाब के है, और कहा कि अगर इस्लाम में हिजाब जरूरी है तो आधार कार्ड में हिजाब क्यों नहीं। इससे साफ है कि सार्वजनिक जगहों पर हिजाब जरूरी नहीं है। अगर आप किसी धार्मिक कार्य या कार्यक्रम में जाते हैं तब आप हिजाब पहने तो उचित है। वहीं वकील पुवैया ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को धार्मिक अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। न तो हिजाब को अनुमति दी जा सकती है और न ही भगवा शॉल को। आप पढ़ाई करते हैं साइंस की, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं हिजाब की। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। इन दलीलों और बहसों को सुनने के बाद कोर्ट की टिप्पणी सराहनीय रही। पहले तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतने लोग शामिल हो रहे हैं, इतनी याचिकाएं आ रही हैं कि इससे इंटरफेयर और बढ़ता जा रहा है। हम भी परेशान हो गए हैं, इसलिए सब लोग लिखित में सूचनाएं दें, क्योंकि इस मामले को हम 6 माह तक लटका नहीं सकते। हम इसकी सुनवाई इसी सप्ताह में कर देना चाहते हैं। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि जिन कॉलेजों और स्कूलों में पहले से ड्रेस कोड लागू है, वहां हिजाब की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहां के सिस्टम को खराब नहीं किया जा सकता। वहां ड्रेस कोड ही लागू रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा। जस्टिस दीक्षित की यह टिप्पणी साफ करती है कि हिजाब को शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। साथ ही एक बात और साफ है कि जिस उडुपी कॉलेज से यह विवाद शुरू हुआ, वहां का मामला तो हल हो जाएगा। वहां की जो छात्राएं हिजाब के बहाने नेता बन रही थीं, कोर्ट ने उनकी नेतागिरी पर पानी फेर दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि वे लोग जो हिजाब को जरूरी बता रहे थे, सेकुलर गैंग, शांति दूत गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वामपंथी गैंग के मुंह पर कोर्ट ने तमाचा जड़ दिया है। उनके सपनों और अरमानों पर कोर्ट के आदेश की स्याही फेर दी गई है। लेकिन यहां एक और बात आपको बता दूं,
ये मत सोचिए कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन छात्राओं के पीछे जो लोग हैं वो इतनी आसानी से अपने षड्यंत्रों पर चूप नहीं रहेंगे। ये आगे कोर्ट में अपील तो करेंगे ही, हाई कोर्ट का फैसला भी शायद ही मानेंगे, क्योंकि ये परंपरा रही है कि जो फैसले इनके पक्ष में होते हैं उसे तो ये मान लेते हैं, लेकिन जो फैसले इनके पक्ष में नहीं होते उस फैसले को ये गलत बताने लगते हैं, उसका दरकिनार करने लगते हैं। यकीन न हो तो अयोध्या मामला याद कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, सुशांत सिंह राजपूत हत्या कांड केस की। यहां ध्यान दीजिए, मैं इसे हत्याकांड केस कह रहा हूं, न कि आत्महत्या कांड, क्योंकि इसे लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है और यह दावा किया है महाराष्ट्र की भाजपा इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने। चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सच्चाई 7 मार्च के बाद सामने आ जाएगी। वहीं बीजेपी नेता नारायण राणे का दावा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों की हत्या हुई थी। दावा किया गया है कि दिशा सालियान के साथ घटना से पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि नारायण राणे ने अपने इस दावे में कोई सबूत पेश नहीं किया है और न ही किसी साक्ष्य के बारे में खुलासा किया है। आपको बता दें कि 28 साल की दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के एक मलाड में बिल्डिंग से गिरकर रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी, जो सुशांत की मैनेजर थी। इस घटना को कथित तौर पर आत्महत्या करार दिया गया था। इसके ठीक 6 दिन बाद ही फिल्म एक्टर 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके हुए पाए गए थे। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, कोई न कोई राज जरूर है जो अभी तक सामने नहीं आया है। अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के दावे में कितनी सच्चाई है, वो क्या खुलासा करेंगे, इसके लिए हमें, आपको और सुशांत सिंह के फैंस को 17 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। सुशांत के फैंस जो आज भी इस उम्मीद में हैं, नहीं दिखने वाली एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और सुशांत सिंह हत्याकांड सुलझ जाए, दोषियों को सजा मिले और सुशांत को न्याय। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, और यह खबर है महाराष्ट्र की, मुंबई की, उद्धव ठाकरे सरकार की, और इससे भी बड़ी बात सियासत के शकुनी नवाब मलिक की। इसे सियासत का शकुनी क्यों कह रहा हूं यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले खबर देखते हैं। नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। लेकिन क्यों, आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है। एजेंसियों को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि नवाब मलिक महाराष्ट्र को, मुंबई को गंदा कर रहे हैं, वो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी और अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार की मदद कर रहे हैं। उन्हें जमीन और संपत्ति खरीदवा रहे हैं जो हवाला के पैसे से अंजाम दिया जा रहा है। इसका खुलासा 15 फरवरी को उस दाऊद के भाई इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी के बाद हुई, जो जमीन के खरीद मामले से जुड़ा हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ था। इसी मामले में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। इसी इकबाल ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक, सीएम उद्धव ठाकरे के प्यारे नवाब मलिक, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के राइट हैंड नवाब मलिक, और सबसे बड़ी बात कि देश के गुनहगार दाऊद इब्राहिम के हिस्सेदार नवाब मलिक का नाम ले लिया। फिर क्या था, ईडी बुधवार की सुबह 5 बजे उनके आवास पर पहुंच गई, पूछताछ की, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे, जबान नहीं खोल रहे थे। फिर उन्हें उठाकर अपने कार्यालय में लाई। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अब बात करते हैं कि आखिर वो खुफिया रिपोर्ट क्या थी जिससे नवाब मलिक नप गए। ईडी को एक रिपोर्ट मिली थी कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीनें खरीदी हैं और उन्हें भी कुछ जमीन और संपत्ति खरीदने में मदद की है। ये जमीनें मुंबई में ब्लास्ट करने के आरोपी की हैं। सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ व्यावसायिक संबंध हैं। इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक कंपनी को मुंबई के एलबीएस रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेच दी। जमीन की बिक्री सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल ने की थी। नवाब मलिक भी इस कंपनी से कुछ समय के लिए जुड़े हुए थे। कुर्ला के एलबीएस रोड पर मौजूद 3 एकड़ जमीन
सिर्फ 20 से 30 लाख में बेची गई, जबकि इसका मार्केट प्राइस करीब 4 करोड़ से ज़्यादा है। इसी मामले की जांच करते हुए ईडी ने दाऊद के भाई इकबाल को गिरफ्तार किया था और इकबाल ने नवाब मलिक का नाम ले लिया, क्योंकि पुलिस के सामने तो भूत बोलता है, इकबाल तो इंसान है। अब बात करते हैं कि मैं नवाब मलिक को सियासत का शकुनी क्यों कह रहा हूं। दरअसल शकुनी हस्तिनापुर पहुंचा ही था, हस्तिनापुर को बर्बाद करने। वो भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए कौरव पांडव दोनों का विनाश चाहता था, यानी पूरे हस्तिनापुर का विनाश चाहता था। उसने किया भी वही, लेकिन भगवान कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया। तो ये नवाब मलिक सियासत में इसीलिए आया कि दाऊद जैसे देश के दुश्मनों की मदद कर सके, मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को खोखला कर सके। इससे भी बड़ी बात कि पूरे सियासत को गंदा कर सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर नवाब मलिक की पहली रात जेल में कैसे गुजरी। तो नवाब मलिक की पहली रात जेल में ठीक वैसे ही गुजरी जैसे आर्यन खान की गुजरी थी, जैसे अनिल देशमुख की गुजर रही है। ईडी के ही हिरासत में हैं अनिल देशमुख भी, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे। नवाब मलिक बेचैन सा, मायूस जेल में दिखा। उससे भी बड़ी बात, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। भोजन कहाँ अच्छा लगे, जेल की रोटी नहीं भाती है किसी को भी, वो जो सत्ता में बैठा हो और अचानक से जेल जाना पड़े। ये पहला अनुभव है नवाब मलिक का कि जेल में आखिर कैसी रोटी मिलती है। लेकिन नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया, देर तक टहलते रहा गलियारे में और बैरक्स में। कई लोग मिलने जुलने भी पहुंचे, लेकिन वो किसी से मिलना भी नहीं चाह रहा था। कई बातें हैं जो अपने अंदर ही अंदर वो दफन किए बैठे हैं और ईडी उसे उगलवाना चाह रही है। इसके लिए जेल जरूरी है और जेल में अब यहाँ क्या खेल होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की स्थिति जेल में अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात अच्छा है कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों जेल में हैं। अब भेंट मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि नवाब मलिक अनिल देशमुख के लिए विशेष चिंतित रहते थे। आज के थर्ड आई रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।